अच्छा, अब नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं यूरिनालिसिस। एंड व्हाट इज यूरिनालिसिस? जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों के सामने डिस्कस किया था ना कि यूरिन के अंदर डिफरेंट जो है वो स्पीशीज प्रेजेंट हो सकती हैं, ग्लूकोज प्रेजेंट हो सकता है, प्रोटीन्स प्रेजेंट हो सकती हैं, प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो सकती है। सो ये जो अबनॉर्मल आपके पास कंडीशंस हैं जिसमें यूरिन के अंदर कुछ यूजफुल मॉलिक्यूल्स एक्सक्रीट होना शुरू हो गए, इनको आपने एनालाइज भी करना है। और एनालाइज आप किस तरह से करते हो? बाय द इंस्पेक्शन ऑफ यूरिन। इसमें आप एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हो कि इसमें आप यूरिन का एनालिसिस करते हो। सो यूरिनालिसिस मीन्स एनालिसिस या इंस्पेक्शन ऑफ यूरिन। और ये आप क्यों कर रहे हो? बिकॉज आप उसके अंदर कुछ यूजफुल मॉलिक्यूल्स की प्रेजेंस को डिटेक्ट करना चाह रहे हो। ठीक है, और वो यूजफुल मॉलिक्यूल्स कौन से हो सकते हैं? ग्लूकोज भी हो सकता है, प्रोटीन्स भी हो सकती हैं, अमाइनो एसिड भी हो सकते हैं, और प्रोटॉन्स भी हो सकते हैं। और वी ऑल नो कि ये यूजफुल मॉलिक्यूल्स यूरिन के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं अगर आपके जो ट्यूब्यूलर सेल्स हैं वो रीएब्जॉर्ब नहीं कर रहे। एक कंडीशन तो ये है कि ट्यूब्यूलर सेल्स की जो रीएब्जॉर्प्टिव एबिलिटीज हैं उनकी वजह से यहाँ पे जो है वो कंप्रोमाइज्ड हैं, जिसकी वजह से ये यूजफुल मॉलिक्यूल्स जो हैं ये रीएब्जॉर्ब होने की बजाय कहाँ पे आ गए? यूरिन में आ गए। और दूसरी रीजन हमने ये पढ़ी थी कि समटाइम प्लाज्मा में इनकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। जैसे ग्लूकोज के ऊपर हमने ये चीज़ अप्लाई की थी कि सेकंड कंडीशन ये भी हो सकती है कि प्लाज्मा के अंदर इनकी कंसंट्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा थी, और जो ट्यूब्यूलर सेल्स हैं वो मैक्सिमम जितना रीएब्जॉर्ब कर सकते थे उन्होंने रीएब्जॉर्ब किया है, और उसके बाद उनकी रिनल थ्रेशोल्ड जो है वो अचीव हो गई है। इससे ज़्यादा ये इन मॉलिक्यूल्स को रीएब्जॉर्ब नहीं कर सकते। सो जो एक्स्ट्रा आपके पास होंगे वो अल्टीमेटली कहाँ पे जाएंगे? यूरिन में जाएंगे। सो डेफिनेटली हमें वो स्ट्रेटजीज पता होनी चाहिए जिनके थ्रू हम यूरिन के अंदर इन मॉलिक्यूल्स की प्रेजेंस को डिटेक्ट करेंगे। ठीक है, सो यूरिन एनालिसिस इज एक्चुअली एनालिसिस ऑफ यूरिन, जिसमें आप कुछ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल ग्लूकोज, बिलीरुबिन, कीटोन इनकी यूरिन के अंदर प्रेजेंस को चेक करते हैं और बताते हो कि इस केस में आपका पर्सन जो है उसके ब्लड के अंदर ये यूजफुल कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं। नाउ यूरिन का जो एनालिसिस है, यूरिन एनालिसिस, इसको हम फर्दर 3 टाइप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। लाइक समटाइम्स किसी टेस्ट के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ यूरिन की ग्रॉस अपीयरेंस चेक करनी होती है। जैसे आपने प्लाज्मा ऑस्मोलैलिटी के केस में देखा था कि आप समटाइम यूरिन वॉल्यूम भी देखते हो कि आपके पास वॉल्यूम कम आ रहा है या ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, और आपने लिवर फंक्शन टेस्ट में देखा था कि आपके पास कुछ केसेस के अंदर आप जैसे जॉन्डिस के केस में आप इसके कलर को भी देखते हो, क्योंकि कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में आपके पास जो यूरिन का कलर है वो पेल हो जाएगा और समटाइम्स वो लाइट भी हो सकता है। ठीक है, सो कुछ स्पेसिफिक आपके पास टेस्ट ऐसे होते हैं जिसमें आप यूरिन एनालिसिस में सिर्फ और सिर्फ यूरिन का वॉल्यूम और कलर देखते हो। समटाइम वॉल्यूम और कलर के साथ साथ आपको उसका माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस भी करना पड़ता है। यानी ग्रॉस अपीयरेंस तो आपने की, ग्रॉस अपीयरेंस के साथ साथ आप माइक्रोस्कोपी भी देखोगे। माइक्रोस्कोपी मीन्स कि उसके अंदर कौन कौन से सेल्स प्रेजेंट है, लाइक कुछ बैक्टीरियाज वगैरह प्रेजेंट हैं या नहीं, उसमें आपके पास क्रिस्टल्स प्रेजेंट हैं या नहीं, जो कि स्टोन्स की प्रेजेंस के लिए देखे जाते हैं। ठीक है, सो अपीयरेंस के साथ साथ आप यूज करते हो माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस को, और माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस के साथ आप बायोकेमिकल एनालिसिस को भी यूज करते हो, जिसके अंदर आप स्पेसिफिकली उन मॉलिक्यूल्स को देखते हो। समटाइम्स वो बायोमोलिक्यूल्स हैं, समटाइम आपके पास इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, कि क्या ये प्रेजेंट हैं या नहीं। ठीक है, सो ये तीनों तरह के आप जो है वो इंस्पेक्शन करते हो यूरिन एनालिसिस में, जिसमें ग्रॉस अपीयरेंस, माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस और बायोकेमिकल एनालिसिस, इन तीनों को देखा जाता है, और तीनों से हमें कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिलती है अबाउट द यूरिन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अब आपने ये यूरिन एनालिसिस परफॉर्म कैसे करना है। ये तो आपको पता चल गया कि यूरिन एनालिसिस क्या है और ये आपने क्यों करना है और इसमें किस किस्म के टेस्ट आते हैं, बट ये आप परफॉर्म किस तरह से करोगे? आपको कैसे पता चलेगा कि इस टाइम यूरिन के अंदर जो है वो कोई स्पेसिफिक कंपोनेंट या एनालाइट, अब यहाँ पे मैं एनालाइट का वर्ड यूज करूंगी। ठीक है, और वो एनालाइट आपके पास हो सकता है ग्लूकोज भी, अगर आपने
यूरिन के अंदर ग्लूकोज की प्रेजेंस को चेक करना है तो इस केस में एनालाइट ग्लूकोज होगा। अगर आपने प्रोटीन की प्रेजेंस को चेक करना है तो इस केस में आपका एनालाइट प्रोटीन होगा। इसी तरह से अगर अमाइनो एसिड या फिर आपने प्रोटॉन कंसंट्रेशन या पीएच को चेक करना है तो आपका एनालाइट भी अकॉर्डिंगली डिफरेंट होगा। सो अब आपने इंस्पेक्शन करना किस तरह से है, आपको कैसे पता चलेगा कि आपका ये एनालाइट इस टाइम पे यूरिन सैंपल के अंदर प्रेजेंट है या नहीं। ठीक है, सपोज ये आपके पास यूरिन सैंपल है और इसमें आप प्रेजेंट किसी एनालाइट को चेक करना चाहते हो। अभी आप क्वालिटेटिव टेस्ट कर रहे हो बिकॉज आपको आंसर चाहिए कि उसके अंदर ये एनालाइट प्रेजेंट है या नहीं। इन केस आंसर यस आता है तो फिर आप क्वांटिटेटिव टेस्ट की तरफ जाओगे कि कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है, बट डेफिनेटली पहले तो आपको क्वालिटेटिव एनालिसिस करना है। सो इस केस में आपके पास कुछ स्पेसिफिक जो है वो स्ट्रिप्स होती हैं जिनको आप कहते हो यूरिन डिपस्टिक्स। ठीक है, इट मीन्स कि कुछ ऐसी स्पेसिफिक स्टिक्स होती हैं जिनको आप यूरिन सैंपल के अंदर डिप करते हो और डिप करने के बाद ये आपको बताती हैं कि इस केस में आपके पास एनालाइट प्रेजेंट है या नहीं। जस्ट लाइक द पीएच स्ट्रिप्स, आप लोगों में से काफ़ी सारे बच्चों ने यूज़ की होंगी कि आपके पास ये कुछ स्ट्रिप्स होती हैं जिसके ऊपर आप डिफरेंट जो पीएच है उसकी एक रेंज देखते हो। ठीक है, कि पीएच 2 के ऊपर आपके पास ऐसा कलर आएगा, 3 पे ये आएगा, 4, 5, 6, यानी एक आपके पास कलर कोड होता है हर एक पीएच का। और आपकी जिस स्पेसिफिक जो सोल्यूशन है उसकी पीएच को चेक करना चाहते हो उसके अंदर आप इन स्ट्रिप्स को डिप करते हो कुछ टाइम के लिए, उसके बाद रिमूव करते हो और आपके पास एक स्टैंडर्ड जो है वो चार्ट होता है जिसमें आपके पास लिखा होता है कि अगर सपोज आपकी स्ट्रिप के ऊपर कलर आता है लाइट पिंक या ये ब्लू से शेड में कोई कलर आता है तो यहाँ पे आपके पास ये जो चार्ट है ये बताता है कि ये पीएच को इंडिकेट करता है, सपोज पीएच 6। ठीक है, सो आप यहाँ पे इसको इस चार्ट के साथ कंपेयर करोगे जिसमें ऑलरेडी आपके पास नोन हर एक पीएच के लिए एक स्पेसिफिक कलर गिवन होगा। ठीक है, सो आपकी इस स्ट्रिप के ऊपर उस टाइम कौन सा कलर अपीयर होता है उसकी बेस पे आप उसकी पीएच को क्या कर सकते हो, डिटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, सो इसी प्रिंसिपल के ऊपर आपकी डिपस्टिक्स भी एक्ट करती हैं कि इनके ऊपर भी आपके पास जो है वो कुछ पैड्स होते हैं और इन पैड्स के अंदर कुछ केमिकल्स इम्प्रिग्नेटेड होते हैं। ठीक है, यानी एक आपके पास अगर ये स्ट्रिप है तो इस स्ट्रिप के अंदर एक ही स्ट्रिप के ऊपर ब्लॉक्स की फॉर्म में आपके पास डिफरेंट एनालाइट्स के लिए जो केमिकल्स यूज होते हैं इस तरह से इम्प्रिग्नेटेड होंगे यानी अटैच होंगे, परमानेंटली इसके साथ अटैच होंगे। सो ये एक पैड है, सपोज आपके पास एक ब्लॉक है जिसमें कोई ऐसा केमिकल प्रेजेंट है जो कि स्पेसिफिक है कि ये आपके सैंपल में ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, सो ग्लूकोज की प्रेजेंस या एब्सेंस के लिए आप इस ब्लॉक को देखो। दूसरा आपके पास ब्लॉक ऐसा ब्लॉक है जो कि प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशन को देखता है, प्रोटॉन को डिटेक्ट करता है। और क्यों डिटेक्ट करता है, क्योंकि इसके ऊपर कोई स्पेसिफिक ऐसा केमिकल प्रेजेंट है जो कि प्रोटॉन के साथ रिएक्ट करेगा। और पिछले ब्लॉक में कोई ऐसा केमिकल प्रेजेंट था जो कि ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट सपोज आपके पास थर्ड ब्लॉक में कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि बैक्टीरियाज के साथ रिएक्ट करता है या नाइट्राइट्स के साथ रिएक्ट करता है। सो एक डिपस्टिक के अंदर आपके पास मल्टीपल ब्लॉक्स होंगे और हर एक ब्लॉक के ऊपर एक ऐसा केमिकल अटैच होगा जो कि एक स्पेसिफिक एनालाइट की प्रेजेंस या एब्सेंस को क्या कर सकता है, डिटरमिन कर सकता है। ठीक है, सो आप यहाँ पे कह सकते हो कि आपके पास जो यूरिन डिप स्टिक्स हैं इसमें आपके पास कुछ कमर्शियली डिस्पोजेबल स्ट्रिप्स होती हैं और इन स्ट्रिप्स के ऊपर आपके पास जो है वो कुछ पैड्स होंगे, जैसे मैंने अभी यहाँ पे बताया ना, ये रेक्टेंगुलर बार्स जो मैं बता रही हूँ ये एक बार एक पैड को इंडिकेट कर रही है। ठीक है, और इन पैड्स के ऊपर कुछ केमिकल्स इम्प्रिग्नेट हुए होंगे, कुछ केमिकल्स यहाँ पे अटैच होंगे और ये केमिकल्स रिएक्ट कर सकते हैं विद स्पेसिफिक कंपाउंड्स ऑफ यूरिन। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि यहाँ पे कौन सा केमिकल है। सपोज अगर ये केमिकल ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करता है तो अगर ग्लूकोज प्रेजेंट होगा तो ये रिएक्शन शो करेगा, अगर ग्लूकोज नहीं है तो यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है,
ये जो आपके पास यहाँ पे एनालाइट्स यूज किए जाते हैं, जो इन ब्लॉक्स में एनालाइट्स है ना, सॉरी एनालाइट्स नहीं, यहाँ पे जो कंपाउंड्स हैं जो पैड्स के ऊपर इम्प्रिग्नेटेड हैं, जो कि किसी एनालाइट के साथ रिएक्ट करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम इन कंपाउंड्स की एक प्रॉपर्टी होती है, और वो क्या प्रॉपर्टी होती है कि ये क्रोमोजेंस होते हैं। क्रोमोजेंस मीन्स कि आपके पास जैसे ही इन्हें सैंपल के अंदर एनालाइट मिलेगा और ये उसके साथ रिएक्ट करेंगे, सो रिएक्शन के बाद ये अपने उस ब्लॉक का कलर क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। सपोज आपका यहाँ पे सैंपल है ग्लूकोज कंटेनिंग यूरिन, ठीक है। सो इसके अंदर जब आप इस डिपस्टिक को कुछ टाइम के लिए रखोगे, इनक्यूबेट करोगे, तो आप ऑब्जर्व करोगे कि इसका जो ये ब्लॉक है, चूंकि सैंपल के अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट था, इसमें एक ऐसा केमिकल है जो कि ग्लूकोज के साथ रिएक्ट कर सकता है। सो आफ्टर रिएक्शन अब यहाँ पे इस ब्लॉक का कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। प्रीवियसली सपोज ये ब्लैक कलर में था या रेड कलर में था, लेकिन जैसे ही आपने इसको यूरिन सैंपल के साथ इनक्यूबेट किया, इसका कलर चेंज हो गया। सो इस कलर चेंजिंग की वजह से आप उस एनालाइट की प्रेजेंस या एब्सेंस को क्या कर सकते हो, डिटेक्ट कर सकते हो। सो आप कह सकते हो कि यस, आपके यूरिन सैंपल में इस टाइम पे ग्लूकोज प्रेजेंट था, ठीक है। तो इस चीज को हम इस तरह से कंक्लूड कर सकते हैं कि आपके पास जो डिपस्टिक्स हैं, इनके ऊपर एक चीज तो मैंने ये बताई कि कुछ केमिकल्स जो है वो ब्लॉक्स की फॉर्म में इम्प्रिग्नेटेड होते हैं, जो कि एक स्पेसिफिक एनालाइट के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। अब अगर तो एनालाइट प्रेजेंट होगा, तो उस केस में आपके उस ब्लॉक का कलर चेंज होगा, यानी ब्लॉक के कलर चेंज होने से आपको इस चीज की इंडिकेशन मिली कि आपके सैंपल के अंदर आपका स्पेसिफिक या टारगेट एनालाइट जो आप देखना चाह रहे थे वो प्रेजेंट है। और दूसरी तरफ आपके पास आता है कि जितना ज्यादा आपके पास जो है वो इंटेंस कलर प्रोड्यूस होगा, इंटेंसिटी ऑफ कलर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट के। यानी सपोज आपके पास एक सैंपल है, इसमें भी ग्लूकोज प्रेजेंट है, दूसरा सैंपल है, इसमें भी ग्लूकोज प्रेजेंट है, लेकिन इस केस में यूरिन में आपके पास ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कंपैरेटिवली कम है, और दूसरे केस में आपका जो यूरिन सैंपल है उसमें ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज्यादा है। सो दोनों केसेस में आपके पास यहाँ पे जो डिपस्टिक्स हैं उनके ऊपर कलर चेंज होगा, लेकिन उस कलर की इंटेंसिटी दोनों सैंपल्स में डिफरेंट होगी। सपोज यहाँ पे अगर हमने ब्लू कलर या ग्रीन कलर सेलेक्ट किया था, तो इस केस में आपके पास यहाँ पे लाइट ग्रीन कलर, और जो सेकंड आपके पास है उस केस में आपके पास यहाँ पे डार्क ग्रीन कलर प्रोड्यूस होगा, ठीक है। सो इंटेंसिटी ऑफ कलर आपकी जो है कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट को रिप्रेजेंट करेगी, ये चीज आपने माइंड में रखनी है। सो इस तरह से आप ये देख सकते हो कि आपके पास एक नोन चार्ट ऑलरेडी अवेलेबल होता है। जैसे सपोज आप यहाँ पे इस चीज को देखो कि आपके पास ये सपोज टेस्ट स्ट्रिप है, ये वाली, ये जो कॉलम है यहाँ पे, ये जो ब्लैक कलर में अंडरलाइन किया गया है, ये आपके पास एक टेस्ट स्ट्रिप है। इसको आप रिलेट करते हो इस चार्ट के साथ। ये चार्ट आपके पास जो है वो ऑलरेडी जो नॉन कंसंट्रेशन है उनके हिसाब से बनाया गया है कि सपोज आपके अगर यूरिन की पीएच 5 है तो कलर ऐसा आएगा, अगर पीएच 6 होगी तो कलर ये हो जाएगा 6.5, 7, 7.5, 8 एंड 9। अब आपने इस स्ट्रिप को यूरिन सैंपल के अंदर जो है वो डिप किया, और डिप करने के बाद रिमूव करके आपने देखा कि आपके पास सपोज ऐसा कलर प्रोड्यूस हुआ है यहाँ पे स्ट्रिप पे। या फिर हम यहाँ पे ग्रीन कलर को देख लेते हैं कि आपके पास यहाँ पे पीएच वाले सेक्शन के ऊपर कलर तो प्रोड्यूस हुआ है, लेकिन वो कलर ग्रीन कलर है। जब आप इसको इस रेफरेंस चार्ट के साथ कंपेयर करोगे, ठीक है, इसके साथ कंपेयर करोगे, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि इस केस में आपकी पीएच 7 से ज्यादा हो गई है, ठीक है, वो इन बिटवीन 7.5 एंड 8 है। सो ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे आप जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हुए अपने फर्स्ट जो वेल है उसके अंदर एक लैडर या नॉन जो डीएनए सैंपल है उसको लोड करते हो,
और दूसरे सैंपल के अंदर जो वेल है उसके अंदर आप अपना सैंपल लोड करते हो। सो इसके साइज़ को आप यहाँ पे लैडर के साइज़ के साथ रिलेट करके बता सकते हो कि यहाँ पे आपका फ्रेगमेंट 1 KB का है, यहाँ आपका फ्रेगमेंट जो है वो 750 बेस पेयर्स का, ठीक है। क्योंकि आपके पास एक ऐसा स्टैंडर्ड प्रेजेंट था जिसमें आपको ऑलरेडी इन DNA फ्रेगमेंट्स के साइज़ पता थे। सो आपने इसके साथ रिलेट करते हुए इसका साइज़ डिटरमिन कर लिया। उसी तरह से आपके पास एक ऑलरेडी डिफरेंट कलर्स की जो रिप्रेजेंटेशन है इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट्स वो नोन है, और आप अपनी जो स्ट्रिप है उसको आफ्टर एनालिसिस इसके साथ रिलेट करके कंपेयर करके बता सकते हो कि इसमें किस कंपाउंड की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, जैसे आप बता सकते हो कि इसमें आपके पास जो है वो प्रोटीन्स की कंसंट्रेशन कितनी है, इसमें आपके पास कीटोन बॉडीज की कंसंट्रेशन कितनी है, इसमें आपके पास प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशन कितनी है। ठीक है, इन सब चीज़ों को आप इस एनालिसिस के थ्रू डिटरमिन कर सकते हो, बट क्वालिटेटिव। ओके, अब नेक्स्ट है आपने ये परफॉर्म किस तरह से करना है। टेस्टिंग में आपके पास टोटल 3 स्टेप्स होती हैं, 3 स्टेजेस हैं जो कि आपने देखने हैं। पहला आपके पास क्या है कि एक जो डिप स्टिप है आपके पास यहाँ पे, उसको आपने यूरिन सैंपल के अंदर क्या करना है, पहले उसको आप उसमें इंसर्ट करोगे कुछ टाइम के लिए। उसके बाद आपने उसको रिमूव करना है। पहले आप उसकी इंसर्शन करोगे, ठीक है, और इंसर्ट करने के बाद आपने उसको कुछ टाइम के लिए रखना है, ठीक है, 2 to 3 मिनट्स का आप टाइम दोगे। ये टाइम इसलिए ज़रूरी है ताकि आपके कुछ जो एनालाइट्स होते हैं, कुछ जो केमिकल्स होते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने बताया ना, हर एक केमिकल एक एनालाइट को डिटेक्ट करता है। कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो कि एनालाइट को डिटेक्ट करने में उन्हें थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि उनका रिएक्शन सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं है बल्कि मल्टी स्टेप रिएक्शन है। एनालाइट को डिटेक्ट करने के लिए उनको मल्टीपल रिएक्शन से गुजरना पड़ता है, तब वो बताएंगे प्रेजेंस और एब्सेंस को इंडिकेट करेंगे। सो सपोज आप उसको डिप करते फौरी तौर पे अगर रिमूव कर लेते हो तो हो सकता है कि उसके अंदर आपके पास सैंपल के अंदर प्रेजेंट था एनालाइट, लेकिन आपने उसको डिटेक्ट नहीं किया। ठीक है, ये आपके पास फॉल्स रिजल्ट आएगा ना, फॉल्स नेगेटिव, बिकॉज इस केस में एनालाइट प्रेजेंट था लेकिन आपने उसको प्रॉपर टाइम के लिए इनक्यूबेट नहीं किया, जिसकी वजह से आपके पास रिजल्ट नेगेटिव आया, हालांकि एक्चुअली आपके सैंपल के अंदर वो एनालाइट एग्जिस्ट करता था। तो पहली चीज़ तो ये होनी चाहिए कि आप जब भी इस स्टिक को इमर्स करोगे यूरिन सैंपल के अंदर तो आप उसको प्रॉपर इंक्यूबेशन टाइम दोगे, ताकि आपका जो केमिकल है इन ब्लॉक्स के ऊपर वो एनालाइट की प्रेजेंस को देख सके। जितना मिनिमम टाइम उसको रिएक्शन के लिए रिक्वायर्ड है वो आप दोगे। नेक्स्ट आपके पास क्या है कि आप एक्स्ट्रा यूरिन को यहाँ से रिमूव करोगे, यानी रीड करने से पहले आप इसको जो है वो साइड पे जितना भी आपके पास इसके ड्रॉप्स होंगे वो आप इसको एक दफ़ा जो है वो रिमूव करोगे, ताकि मिनिमम आपके पास जो यूरिन सैंपल है वो इस स्टिक के साथ प्रेजेंट रहे। और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, बिकॉज अगर एक्सेस ऑफ यूरिन आपकी इस स्टिक के साथ रहेगा तो ऑब्वियसली वो इंटेंस कलर देगा। ठीक है, जितना ज़्यादा यूरिन आपके स्टिक के साथ स्टिक रहेगा उतना ज़्यादा कलर प्रोड्यूस करेगा। सो आप एक्स्ट्रा यूरिन को यहाँ से रिमूव करवा देते हो ताकि आपके पास जो है वो सिर्फ जो कलर प्रोड्यूस हो वो एनालाइट की कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल हो। जैसे आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने सैम्पलिंग एरर में ये चीज़ डिस्कस की थी कि आपके पास समटाइम्स जो है वो वॉल्यूम के चेंज होने से भी कंसंट्रेशन चेंज हो जाती है। ठीक है, सो अगर आपके पास यहाँ पे आप एक्सेसिव वॉल्यूम ऑफ यूरिन को यूज़ करते हो एनालिसिस के लिए तो हो सकता है आपके पास इंटेंस कलर या ज़्यादा कलर प्रोड्यूस हो यहाँ पे। सो आपने हमेशा जो है वो एक्सेस ऑफ यूरिन को रिमूव करना है। और फिर थर्ड स्टेप आपके पास आ जाता है कंपैरिजन का या रीडिंग का, जिसमें आपके पास एक जो नॉन चार्ट होता है उसके साथ आप रिलेट करते हो अपने उस टिप को और उसको देखते हो कि इस केस में आपके पास जो है वो कौन से एनालाइट का जो या किस ब्लॉक का कलर जो है वो रेफरेंस के हिसाब से चेंज हो रहा है। एक नॉर्मल कंसंट्रेशन के हवाले से आप उसको देखोगे कि नॉर्मली ये कलर होना चाहिए, लेकिन इस केस में आपका कलर अगर इंटेंस आ रहा है इट मीन्स कि उस एनालाइट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो ये 3 स्टेप्स हैं जिनके थ्रू आप नॉर्मली जो है वो इन डिपस्टिक्स को यूज़ करते हो फॉर यूरिन एनालिसिस। बट समटाइम्स इन डिपस्टिक को यूज़ करने की वजह से आपके पास जो है वो यूरिन एनालिसिस में कुछ एरर्स भी इंट्रोड्यूस होते हैं। ये 3 स्टेप्स मैंने नॉर्मल बताए हैं,
बट समटाइम्स इन्हीं स्टेप्स में कोई प्रॉब्लम की वजह से आपके पास जो है वो एरर भी प्रोड्यूस होता है, लाइक फॉल्स पॉजिटिव या फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट्स आ जाते हैं। सो यूरिनालिसिस में फॉल्स पॉजिटिव या फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट के चांसेस को मिनिमाइज कैसे किया जा सकता है, अगर आप इन पोटेंशियल एरर्स को अपने माइंड में रखो। आपको पता हो कि इन प्रैक्टिसेस की वजह से फॉल्स पॉजिटिव या फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट्स आ सकते हैं। सो आपने इन प्रैक्टिसेस को अवॉइड करना है। इसकी वजह से आपके पास जो रिजल्ट्स आएंगे वो ट्रू पॉजिटिव या ट्रू नेगेटिव रिजल्ट्स होंगे। पहला ये कि आपने कभी भी जो स्ट्रिप्स हैं उनको ना तो क्विकली रिमूव करना है अपने सैंपल से और ना ही ओवर इंक्यूबेशन करवानी है। मिनिमम 2 to 3 मिनट्स का जो टाइम है इट्स इनफ, बट इट डजेंट मीन कि आप उसको ऐड करते ही रिमूव करवा लो या उसे जो है वो 1 घंटे के लिए इंक्यूबेट करवाने के लिए रख दो। ठीक है, बिकॉज दोनों केसेस में आपके पास जो नॉन स्पेसिफिक रिएक्शंस हैं उनके चांसेस होते हैं। अगर आप उसको रिमूव करवा दोगे तो तब हो सकता है एनालाइट प्रेजेंट था और उसने उसके साथ रिएक्ट ही नहीं किया, और अगर आपने इसको ज़्यादा टाइम के लिए रख दिया तो हो सकता है कि उसने एनालाइट के बजाय किसी दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्शन कर लिया। ठीक है, सो आपने हमेशा एक जो मिनिमम है वो 2 to 3 मिनट्स का टाइम उसको देना है। इससे ज़्यादा या इससे कम टाइम आप यूरिनालिसिस के लिए डिपस्टिक्स की इंक्यूबेशन में यूज़ नहीं करोगे। ठीक है, ये तो आ गया आपके पास नॉर्मल जो आप लैब में परफॉर्म कर रहे हो, जो आपकी टेस्टिंग एरर्स हैं वो हो गए। लेकिन समटाइम्स आपके पास जो है वो इन डिपस्टिक्स को जो स्टोर किया जाता है वो स्टोरेज कंडीशंस भी ठीक नहीं होती, उनको रॉन्गली स्टोर कर लिया जाता है। लाइक सपोज आपके पास कोई एनालाइट है, ये मैं अभी ग्लूकोज की टेस्टिंग में इस चीज़ को एक्सप्लेन भी करूँगी, लेकिन सपोज आपके पास कोई एनालाइट है और उसकी ये कंडीशन है कि वो रिएक्शन देता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ठीक है, और आपने उसको जो है वो एयर टाइट कंडीशंस की बजाय ओपन एयर में उसको सेव कर किया हुआ है, स्टोर किया हुआ है। डायरेक्टली ऑक्सीजन वहाँ पे उसको कर सकती है, एक्सेस कर सकती है। और अगर ऑक्सीजन एक्सेस करेगी तो इसका मतलब है कि इस केस में जब आप उसको यूरिन में लोड करोगे तो ऑलरेडी ऑक्सीजन अवेलेबल है। इस केस में चाहे ग्लूकोज या कोई दूसरा एनालाइट प्रेजेंट है या नहीं, लेकिन वो इसकी वजह से अपना कलर चेंज करेगी। ठीक है, तो इस केस में आपने ये चीज़ भी माइंड में रखनी है कि कुछ एनालिसिस के लिए आपको डिपस्टिक्स को एयर टाइट कंडीशंस के अंदर भी स्टोर करना पड़ता है। सो स्टोरेज कंडीशंस आपकी जो है वो ठीक होनी चाहिए। इसी तरह से आप उनको समटाइम्स जो है वो वाटर जो मीडियम है उससे दूर रखते हैं, बिकॉज वाटर के अंदर भी आपको पता है कि ऑक्सीजन प्रेजेंट है, हाइड्रेटेड कंडीशंस वहाँ से भी मिल जाएंगी। सो नॉन स्पेसिफिक रिएक्शंस के चांसेस होते हैं। सो अगर आपने एक तो एनालिसिस के दौरान इसकी इंक्यूबेशन प्रॉपर नहीं की या फिर आपने स्टोरेज के टाइम उसकी जो स्टोरेज कंडीशंस हैं उनको कंसीडर नहीं किया, तो आपके पास फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट यूरिन एनालिसिस में ज़रूर आएंगे। यहाँ तक आपका जो यूरिन एनालिसिस का एक ओवरव्यू है वो कंप्लीट हो रहा है। और अब हम मूव करते हैं कि स्पेसिफिकली अगर आपने सपोज किसी एनालाइट की प्रेजेंस या एब्सेंस को डिटेक्ट करना है तो उसके लिए ये डिपस्टिक्स जो हैं ये कैसे यूज़ होती हैं। सपोज पहला एनालिसिस हम करते हैं प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन। ठीक है, और ये हम देखने जा रहे हैं कि डिपस्टिक्स के थ्रू हम यूरिन की प्रेजेंस या एब्सेंस को कैसे देख सकते हैं यूरिन सैंपल के अंदर। हम सब लोगों को इस चीज़ का आइडिया है, जो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था, ये उसी चीज़ की एक रिवीजन है कि अगर आपके प्लाज्मा सैंपल के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, सो ऑब्वियसली यहाँ से ये ग्लूकोज जो है वो ग्लोमेरुलस के थ्रू फिल्टर होके किडनीज की तरफ आएगा, और किडनीज में आपके जो ट्यूबुलर सेल्स हैं अगर तो वो फंक्शनल हैं तो मैक्सिमम जितना रीअब्जॉर्ब करवा सकते हैं वो रीअब्जॉर्ब करवा के वापस प्लाज्मा में भेज देंगे। लेकिन जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होगा वो हमेशा कहाँ पे आएगा, यूरिन में आएगा। तो अगर रिनल थ्रेशोल्ड जो है वो क्रॉस हो चुकी है तो उस केस में, यानी रिनल थ्रेशोल्ड आपके पास नॉर्मली है 180 mg पर DL। सो जितना रीअब्जॉर्ब करवाना था, लाइक अगर आपके पास प्लाज्मा कंसंट्रेशन 180 मिलीग्राम पर पहुंच
गई है। तो इससे ज़्यादा आप ट्यूबुलर सेल्स को परमिशन नहीं कि वो रीअब्जॉर्ब करवाएं। तो जितना एक्स्ट्रा ग्लूकोज होगा 180 mg के बाद, वो सारे का सारा कहाँ पे आना शुरू हो जाएगा, यूरिन में आना शुरू हो जाएगा। So, इस टाइम आपका जो यूरिन सैंपल है उसमें ठीक ठाक ग्लूकोज की कंसेंट्रेशन प्रेजेंट है और आपने उसको डिटेक्ट करना है। और डिटेक्ट करने के लिए मैंने आप लोगों को एक मेथडोलॉजी ये बताई है कि आपने डिपस्टिक्स को यूज़ करना है। अब हम ये देखने जा रहे हैं कि ये डिपस्टिक्स एक्चुअली किस तरह से ग्लूकोज की प्रेजेंस को डिटेक्ट करती हैं, इसके पीछे केमिस्ट्री क्या है, कि उनके अंदर ऐसा कौन सा एनालाइट है जो कि ग्लूकोज की प्रेजेंस या एब्सेंस को क्या कर सकता है, इंडिकेट कर सकता है। ओके बच्चों, इस चीज़ में आपने ये याद रखनी है कि इसमें आपके पास जो है वो डिपस्टिक्स के अंदर कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं। यानी यहाँ पे जो ग्लूकोज को डिटेक्ट करने वाला ब्लॉक होगा ना, उस ब्लॉक में जो केमिकल्स हैं जो कि ग्लूकोज की प्रेजेंस को डिटेक्ट करते हैं, वो केमिकल्स में कुछ एंजाइम्स भी होंगे और कुछ एनालाइट्स भी होंगे। ठीक है, इस केस में आपका ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक के अंदर कौन कौन से केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, पहले इनके नेम्स देख लेते हैं। एक आपके पास क्रोमोजिन होता है, यानी कलर प्रोड्यूस करने वाला मॉलिक्यूल होता है पोटाशियम आयोडाइड। ठीक है, और इस क्रोमोजिन पोटाशियम आयोडाइड के साथ साथ आपके पास दो एंजाइम्स होते हैं, और वो कौन से हैं, ग्लूकोज ऑक्सीडेज एंड ग्लूकोज पैरोक्सीडेज। ये आपके यहाँ पे प्रेजेंट है इस ब्लॉक में, जो कि डिपस्टिक के ऊपर प्रेजेंट है, और ये स्पेसिफिकली किसके लिए, ग्लूकोज को डिटेक्ट करने के लिए। नाउ ये तीनों एनालाइट्स एक्चुअली ग्लूकोज की प्रेजेंस को कैसे डिटेक्ट करते हैं, इसके लिए आप यहाँ से इस रिएक्शन को देख सकते हो कि नॉर्मली आपके पास अगर किसी सैंपल के अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट है, इसको यहीं पे देखते हैं कि अगर आपके पास किसी सैंपल के अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट है, ठीक है, और उसके अंदर आप इस डिपस्टिक को करते हो, ऐड करते हो, इमर्स करते हो, सो इस पे प्रेजेंट एंजाइम ग्लूकोज ऑक्सीडेज सबसे पहले एक्ट करेगा और उस ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन करवा देगा। ठीक है, चूंकि ये एंजाइम आपके पास यहाँ पे डिपस्टिक में प्रेजेंट है और इसने ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन करवा के उसको किस में कन्वर्ट करना है, ग्लूकोनिक एसिड में, और उसके साथ साथ ये प्रोड्यूस करता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ग्लूकोज ऑक्सीडेज। यानी हमेशा अगर आपके पास किसी सैंपल के अंदर ग्लूकोज है और उसी सैंपल के अंदर आपके पास ग्लूकोज ऑक्सीडेज एंजाइम भी है, तो ये ग्लूकोज ऑक्सीडेज उसकी ऑक्सीडेशन करवा के उसको ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट करेगा और उसके साथ साथ एक हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करेगा। अब अगर उस सैंपल के अंदर आपके पास ग्लूकोज पैरोक्सीडेज एंजाइम भी है या सिंपली पैरोक्सीडेज एंजाइम है, तो ये पैरोक्सीडेज एंजाइम क्या करेगा, वी ऑल नो कि ये इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड को क्या करता है, न्यूट्रल करता है, इसको वापस वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है। सो इट मीन्स कि इस केस में आपके उस सैंपल के अंदर पैरोक्सीडेज की वजह से क्या चीज प्रोड्यूस हुई है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई है। एंड इन द प्रेजेंस ऑफ दिस ऑक्सीजन आपका ये जो क्रोमोजिन है Ki, ये क्या करता है, कलर चेंज करता है। नॉर्मली इसका कलर ब्लू होता है और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये क्रोमोजिन कलर चेंज करके किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्रीन, या फिर आगे आपके पास कलर जो है वो डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज ये ग्रीन से जो है वो ब्राउन की तरफ भी चला जाता है। ठीक है, सो अब आप लोगों को ये चीज समझ में आई कि इस क्रोमोजिन ने सिर्फ और सिर्फ कलर प्रोड्यूस करना है किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में।
लेकिन वो ऑक्सीजन आपके पास यहाँ पे कहाँ से आ रही है? ग्लूकोज की वजह से प्रोड्यूस हो रही है। सो अगर आप इस डिपस्टिक को नॉर्मली किसी ओपन इन्वायरमेंट के अंदर स्टोर करते हो, एयर टाइट मीडियम के अंदर स्टोर नहीं करते, तो उस केस में ये ऑक्सीजन आपकी एयर से भी आ सकती है, और इस ऑक्सीजन के रिस्पॉन्स में ये क्रोमोजन क्या करेगा? अपना कलर चेंज कर लेगा, बिकॉज इससे तो ये नहीं ना पता कि यहाँ पे ऑक्सीजन का सोर्स क्या है। तो इसलिए इसको आपने हमेशा ऐसी कंडीशंस के अंदर, ऐसे जो है वो मीडियम के अंदर स्टोर करना है जहाँ पे आपके पास जो है वो ऑक्सीजन अवेलेबल ना हो। और जब यूरिन सैंपल के अंदर आप इंसर्ट करोगे इसको, तो उस केस में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, and this oxygen will help this chromogen to change its color from blue to green and then brown depending upon the concentration of glucose, because जितना ज़्यादा ग्लूकोज होगा उतनी ज़्यादा ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन से आपके पास ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी। हाई ग्लूकोज मीन्स हाई ग्लूक्रोनिक एसिड, और हाई ग्लूक्रोनिक एसिड मीन्स के पारऑक्सीडेज उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट करेगा, और जितनी ऑक्सीजन आपके पास होगी उतना ही आपके पास इंटेंस कलर यहाँ पे चेंज होगा। ठीक है, सो ये पहला टेस्ट है जिसकी केमिस्ट्री मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस किया। सो अब आइडिया हो गया आप लोगों को कि जो डिपस्टिक्स हैं वो किस तरह से एनालाइट्स की डिटेक्शन में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट आपके पास जो सेकंड टेस्ट है वो प्रेजेंस ऑफ बिलीरुबिन है। बिलीरुबिन आपके पास यू ऑल नो कि टू फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट करती है। वाटर सॉल्युबल फॉर्म के अंदर भी एग्जिस्ट करती है और वाटर इनसॉल्युबल फॉर्म्स के अंदर भी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, और हमें ये भी पता है कि मोस्टली जो यूरिन के अंदर फॉर्म प्रेजेंट होती है वो वाटर सॉल्युबल फॉर्म होती है, बिकॉज आपकी जो बिलीरुबिन अनकॉन्जुगेटेड है वो आगे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकती, बल्कि ये सबसे पहले लिवर में जाती है, और लिवर के बाद कॉन्जुगेट होने के बाद ये गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में आती है, और वहाँ से इसकी अपटेक के बाद ये किडनी के सेल्स इसे किसमें ट्रांसफ़र करते हैं? यूरिन में। तो हमेशा आपकी जो वाटर सॉल्युबल या कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है वो प्रेजेंट होगी यूरिन सैंपल के अंदर। ठीक है, सो जब भी आप बिलीरुबिन यूरिया की बात करोगे, विच मीन्स के प्रेजेंस ऑफ बिलीरुबिन इन यूरिन, इट मीन्स के आप कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन की बात कर रहे हो, बिकॉज अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो है वो यूरिन सैंपल के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकती। और दूसरी तरफ आप ये देख रहे हो कि नॉर्मली आपके पास जो बिलीरुबिन है वो यूरिन सैंपल के अंदर प्रेजेंट नहीं होती, बल्कि यूरिन के अंदर इसकी एक ऑक्सीडाइज फॉर्म है यूरिबिलिनोजेन, ये प्रेजेंट होती है। और हमेशा पैथोलॉजिकल कंडीशन या जॉन्डिस के केस में ही आपके पास इसकी प्रेजेंस होगी, किसमें? यूरिन सैंपल के अंदर। सो हमेशा यूरिन के अंदर बिलीरुबिन की जो प्रेजेंस है वो किसी पैथोलॉजिकल कंडीशन को इंडिकेट कर रही होती है, जो कि आपके पास लिवर डिजीज, हेपेटोसेलुलर डैमेज या बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, ये दोनों कंडीशंस हो सकते हैं जो कि अल्टीमेटली जॉन्डिस की तरफ जो है वो कॉम्प्लिकेशंस लेके चलती हैं। सो हमेशा जॉन्डिस या फिर आपके पास बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन है, इसके जो टेस्ट है उसमें लिवर फंक्शन टेस्ट के साथ साथ यूरिन सैंपल को भी इंस्पेक्ट किया जाता है यूरिन एनालिसिस के थ्रू, और उसमें बिलीरुबिन की प्रेजेंस को डिटेक्ट किया जाता है। और बिलीरुबिन की प्रेजेंस के लिए भी इन्हीं डिपस्टिक्स को यूज़ किया जाता है, जो कि अभी आपने ग्लूकोज के लिए यहाँ पे ऑब्जर्व किया। नाउ जस्ट लाइक द ग्लूकोज, हम यहाँ पे जो बिलीरुबिन है उसकी प्रेजेंस के पीछे भी क्या मैकेनिज्म है, क्या केमिस्ट्री है, इसको देख लेते हैं कि एक्चुअली एनालाइट्स किस तरह से जो है वो रिएक्शन देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बिलीरुबिन। सो यहाँ पे आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है कि इस केस में आपके पास जो है डाईएजोनियम सॉल्ट्स होते हैं जो कि इम्प्रिग्नेटेड होते हैं किसमें? डिपस्टिक के उस ब्लॉक के ऊपर जिसने रिएक्ट करना है विद बिलीरुबिन। सपोज ये ग्लूकोज का ब्लॉक है, तो ग्लूकोज के ब्लॉक में हमने देखे थे कि क्रोमोजिन के आई, ऑक्सीडेज, और ऑक्सीडेज के साथ साथ आपके पास यहाँ पे पर ऑक्सीडेज भी प्रेजेंट होते हैं। और दूसरी तरफ अब आप यहाँ पे देखने लगे हो कि आपके पास जो बिलीरुबिन है, बिलीरुबिन की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए आपके पास यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिनको आप कहते हो डाईएजोनियम सॉल्ट्स।
कि ये डाइएजोनियम कंपाउंड्स स्पेसिफिक कंपाउंड्स होते हैं जिसमें आपको इस तरह की जो वैलेंसी है ये नज़र आती है। ठीक है, समटाइम्स आपके पास यहाँ पे जो नाइट्रोजन है ये इन टर्न अटैच होता है विद सम हैलोजन और अदर नेगेटिवली चार्ज कंपाउंड। सो डाईएजो कंपाउंड्स आपके पास नॉर्मली यहाँ पे वो केमिकल्स हैं जो कि बिलीरुबिन की प्रेजेंस या एब्सेंस को डिटेक्ट करेंगे यूरिन सैंपल के अंदर। और इनके पीछे केमिस्ट्री क्या है कि ये जो डाईएजो कंपाउंड्स हैं ये बिलीरुबिन की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं इस बिलीरुबिन के साथ और एजो बिलीरुबिन में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी बिलीरुबिन इनके स्ट्रक्चर में ऐड हो जाती है, डाईएजोनियम कंपाउंड के साथ रिएक्ट कर जाती है। और इस रिएक्शन के रिस्पॉन्स में आपके पास ये क्या चीज़ प्रोड्यूस करेंगे, कलर प्रोड्यूस करेंगे, अपना कलर चेंज करेंगे। प्रीवियसली भी ये क्रोमोजेंस थे, कलर कंपाउंड थे, लेकिन बिलीरुबिन की अटैचमेंट के बाद इनका कलर जो है वो चेंज हो जाता है। जैसे आप यहाँ पे देखते हो डिप्स्टिक में अगर गिवन है, यस, ये आप देखो कि बिलीरुबिन नॉर्मल आपके पास ये कंसंट्रेशन दिखाई गई है कि अगर इसकी कंसंट्रेशन सपोज 4 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या 4 माइक्रोमोल पर लीटर से ज़्यादा होती है तो उस केस में इस तरह से इसका ऑरेंज और फिर ब्राउन और अल्टीमेटली ये टैन कलर जो है ये अडॉप्ट कर लेती है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा आपके पास बिलीरुबिन होगा उतना ही ये एजो डाइस के साथ रिएक्ट करेगा, एजो सॉल्ट के साथ रिएक्ट करेगा और उतना ही आपके पास जो है वो एजो बिलीरुबिन प्रोड्यूस होगा जो कि कलर उतना ही इंटेंस कर दे। सो जो आज का हमारा थर्ड एनालाइट है जहाँ से आज का लेक्चर स्टार्ट होगा वो यूरोबिलिनोजिन है। और ये चीज़ आप सबको पता है कि यूरोबिलिनोजिन एक नॉर्मल कंपोनेंट है यूरिन का। लाइक आप लोगों ने ये डायग्राम जो है वो लिवर फंक्शन टेस्ट में देखी थी कि नॉर्मली जो बिलीरुबिन है कॉन्जुगेशन के बाद जब स्मॉल इंटेस्टाइन में आती है और स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में मूव करती है तो उस टाइम पे इस बिलीरुबिन की ऑक्सीडेशन होने के बाद ये कन्वर्ट हो जाती है यूरोबिलिनोजिन और स्टर्कोबिलिनोजिन, जिसमें से जो यूरोबिलिनोजिन है इसका जो मेजर पार्ट है वो रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है या उसको रीअपटेक कर लिया जाता है। और ये रीअपटेक होने वाला पार्ट अल्टीमेटली कहाँ पे ऐड हो जाता है, यूरिन में। और यूरिन को क्या चीज़ इम्पार्ट करता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक कलर। सो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। सो हम कह सकते हैं कि नॉर्मली यूरिन के अंदर यूरोबिलिनोजिन प्रेजेंट होती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट समटाइम्स इस यूरोबिलिनोजिन की कंसंट्रेशन यूरिन सैंपल के अंदर बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, लाइक यूरोबिलिनोजिन तो प्रेजेंट है लेकिन एक नॉर्मल जितनी कंसंट्रेशन एक अडल्ट के अंदर या एक जो है वो पर्सन के अंदर होनी चाहिए उस कंसंट्रेशन से ये बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से आपके पास यूरिन का कलर जो है वो बहुत ज़्यादा पेल कलर जो है वो आप देखते हो, येलोइश कलर देखते हो। तो ये इस चीज़ की इंडिकेशन है कि इस केस में हो सकता है कि आपके पास जो हीम प्रोड्यूसिंग प्रोटीन्स हैं, ठीक है, हीम कंटेनिंग प्रोटीन्स हैं, हीमोग्लोबिन होगी, मायोग्लोबिन होगी, या फिर आपके पास जो बाकी प्रोटीन्स हैं साइटोक्रोम्स वगैरह, इनकी जो है वो एक्सेसिव ब्रेकडाउन हो रही है और ब्रेकडाउन के बाद आपके पास लार्ज अमाउंट में बिलीरुबिन प्रोड्यूस हो रही है। ये बिलीरुबिन कॉन्जुगेट हो रही है, कॉन्जुगेट होने के बाद इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है और अल्टीमेटली यूरिन में भी ज़्यादा आएगी बिकॉज जब प्रोड्यूस ज़्यादा हो रही है तो एक्सक्रीट भी ज़्यादा ही होगी। ठीक है, सो अगर आपको यूरिन सैंपल के अंदर बिलीरुबिन मिल रही है तो इट मीन्स कि ये एक नॉर्मल कंपाउंड है, नॉर्मली यूरिन के अंदर प्रेजेंट होता है। बट अगर इसकी कंसंट्रेशन एक रेफरेंस रेंज से ज़्यादा है तो उस केस में ये इंडिकेशन है कि आपके पास हीमोलाइसिस या फिर जो इंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन है उसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, बिलीरुबिन की प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है और वो प्रोडक्शन हमें पता है कि किस वजह से ज़्यादा हो सकती है, अगर हीमोलेटिक कंडीशंस हैं, आरबीसीज या एरिथ्रोपॉइसिस जो है वो इन अप्रोप्रिएट हो रहा है, इस केस में भी इंक्रीज हो सकती है। नाउ इसका मतलब है कि यूरोबिलिनोजिन को भी समटाइम्स हमें डिटेक्ट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो आपकी जो डिपस्टिक्स हैं उनके ऊपर यूरोबिलिनोजिन के लिए भी एक प्रॉपर ब्लॉक प्रेजेंट होता है। ठीक है, और जो यूरोबिलिनोजिन का ब्लॉक है, दिस ब्लॉक इज इम्प्रेग्नेटेड विद द कंपाउंड। फॉर एग्जांपल ये आपके पास ग्लूकोज का ब्लॉक है, सेकंड आपके पास बिलीरुबिन का है और थर्ड हम देख लेते हैं यूरोबिलिनोजिन। ठीक है, सो यूरोबिलिनोजिन के ब्लॉक में आपके पास डाइमिथाइल अमाइनो बेंजल्डिहाइड
ये प्रेजेंट होता है, जो कि रिएक्ट करता है, यानी अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखो, इट मीन्स कि ये डिराइव हुआ है फ्रॉम बेंजीन, और यहाँ पे आपके पास ये जो पोजीशन है इसकी, ये पैरा होगी, सब्सटीट्यूएंट्स जो है वो पैरा पोजीशन पे अटैच होंगे, और वो कौन कौन से सब्सटीट्यूएंट्स होंगे? 2 मिथाइल ग्रुप्स अलॉन्ग विद एन अमाइनो ग्रुप, और इसके अलावा आपके पास यहाँ पे बेंजल्डिहाइड है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप भी अटैच होगा। ठीक है, सो दिस इज पैरा डाइमिथाइल अमाइनो बेंजल्डिहाइड, जो कि रिएक्ट करता है विद यूरोबिलिनोजिन के साथ, और इसकी प्रेजेंस में ये कलर कौन सा प्रोड्यूस करेगा? रेड कलर। ठीक है, और ये कलर चेंज करने के लिए इसे इस सैंपल के अंदर इस एनालाइट यूरोबिलिनोजिन की जो है वो प्रेजेंस रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट है आपके पास कीटोन्स इन यूरिन, कीटोन बॉडीज। नॉर्मली आप लोगों को ये चीज़ पता है कि आपके जो सेल्स हैं वो ग्लूकोज को एज अ प्राइम सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करते हैं। ठीक है, ग्लूकोज सेल के अंदर एंटर होता है, उसके बाद ग्लाइकोलिसिस के थ्रू पायरोवेट में कन्वर्ट होता है, ये पायरोवेट बाद में माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जाके एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है, जो कि टीसीए साइकिल को रन करेगा, और फाइनली आपके पास जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है? एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। यानी इन सिंपलेस्ट वर्ड्स आप ये कह सकते हो कि जो प्राइम सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारे सेल्स के लिए वो ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट, बट देर आर सम कंडीशंस जब आपकी बॉडी को ये ग्लूकोज नहीं मिलता। ठीक है, ये कंडीशंस कौन सी हो सकती हैं? एक कंडीशन आपके पास डायबिटीज़ हो सकती है, जिसमें इंसुलिन या तो अवेलेबल नहीं है या सेल उसके लिए रेजिस्टेंट है, एंड वी ऑल नो कि अगर इंसुलिन प्रेजेंट नहीं होगी तो ग्लूकोज बेशक प्रेजेंट है, बट सेल उस ग्लूकोज को यूज़ नहीं कर सकते फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। ठीक है, तो इस केस में आपको ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा कोई और फ्यूल चाहिए होता है एनर्जी प्रोड्यूस करवाने के लिए। ठीक है, सो डायबिटीज़ एक कंडीशन हो सकती है। दूसरी कंडीशन हो सकती है आपके पास स्टारवेशन की कंडीशन। स्टारवेशन कंडीशन में भी अगर आपकी डाइट आपने जो है वो इनटेक नहीं किया हुआ और ग्लूकोज या ग्लाइकोजन के रिजर्व्स आपकी बॉडी में प्रेजेंट नहीं है, तो जो एडिपोज टिश्यूज के अंदर लिपिड्स होते हैं वो लिपिड्स एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, सो हमेशा ये जो लिपिड्स या फैटी एसिड का जो मेटाबॉलिज्म है, इससे आपके पास कुछ प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती हैं जिनको आप क्या कहते हो? कीटोन बॉडीज, और इनकी नेचर क्या होती है? एसिडिक नेचर होती है। ये कीटोन बॉडीज जब सेल के अंदर बनती हैं तो इन सेल से इनको रिलीज करवा दिया जाता है ब्लड में, और ब्लड के थ्रू ये अल्टीमेटली कहाँ तक जाती हैं? ब्रेन के पास जाती हैं, और ब्रेन फिर एक्सट्रीम स्टारवेशन या डायबिटिक कंडीशंस में इन कीटोन बॉडीज से अपनी एनर्जी क्या करता है? उसको पूरा करता है। ठीक है, तो ये बनेगी बेशक लिवर सेल के अंदर, लेकिन लिवर सेल में बनने के बाद इनको प्लाज्मा सैंपल के थ्रू ब्रेन तक भेजा जाए, और ये चीज़ मैं बता रही हूँ कि इनकी नेचर क्या होती है? एसिडिक नेचर होती है। सो समटाइम्स आपके पास ये जो प्लाज्मा के अंदर कीटोन बॉडीज होती हैं, ये कीटोन बॉडीज प्लाज्मा से यूरिन में भी आ जाती हैं। कैसे आएंगी अब आप लोगों को ज़्यादा बेहतर पता है कि सपोज अगर ये एक सेल है, इसने कीटोन बॉडीज प्रोड्यूस की और प्लाज्मा में उनको रिलीज किया, और प्लाज्मा इन कीटोन बॉडीज को लेके जा रही है ब्रेन के पास। ब्रेन को जितनी ज़रूरत थी उसने पिक कर ली, यूज़ कर ली। अब जो एक्सेसिव आपके पास यहाँ पे है ये अल्टीमेटली किडनी सेल्स तक आएंगे, और किडनी के सेल्स इसको क्या करेंगे? फिल्टर करके कीटोन बॉडीज को अल्टीमेटली कहाँ पे भेज देंगे? यूरिन सैंपल के अंदर। तो इसका मतलब है कि अगर आपके पास डायबिटीज़ की कंडीशन है, एक्सेसिव स्टारवेशन कंडीशन है, या किसी और वजह से आपकी बॉडी अपना मेटाबॉलिज्म फैट्स पे शिफ्ट कर रही है, तो उस केस में इन कीटोन बॉडीज़ की प्रोडक्शन होगी, और ये कीटोन बॉडीज़ प्लाज्मा के साथ साथ कौन से सैंपल में प्रेजेंट होंगी? यूरिन सैंपल में प्रेजेंट होंगी। तो अगर आप यूरिन के अंदर इन कीटोन बॉडीज़ की प्रेजेंस को डिटेक्ट कर लेते हो, तो इसका मतलब है कि आप बता सकते हो कि इस टाइम पर्सन में डायबिटीज़, स्टारवेशन
या फिर थर्ड कंडीशन मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे मेंशन नहीं की, अल्कोहलिज्म, ये प्रेजेंट है या नहीं। ठीक है, तो इन चीज़ों को इंडिकेट करने के लिए आप यूरिन के अंदर कीटोन बॉडीज, इनकी प्रेजेंस को भी क्या करते हो, डिटेक्ट करते हो बाय यूजिंग डिपस्टिक्स। तो अब हम ये देखेंगे कि कीटोन्स को कैसे डिटेक्ट किया जाता है। सो कीटोन बॉडीज फैटी एसिड ब्रेकडाउन की प्रोडक्ट्स हैं और आपके पास नॉर्मली 3 टाइप्स की कीटोन बॉडीज होती हैं, जिसमें एक आपके पास है एसीटोएसीटेट, जैसे कि आपको नेम से पता चल रहा है कि यहाँ पे आपके पास एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, और मैंने स्टार्टिंग में ये कहा भी है कि इनकी नेचर क्या होती है, एसिडिक। दूसरी आपके पास एग्जांपल है कीटोन बॉडीज की बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट, और तीसरी आपके पास एग्जांपल है एसीटोन। सो कीटोन बॉडीज में कितनी तरह की टाइप्स आती हैं, 3 कीटोन बॉडीज हैं, एसीटोन, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट एंड एसीटोएसीटेट, और ये प्रोड्यूस कब होंगी, फैटी एसिड ब्रेकडाउन या फैटी एसिड कैटाबोलिज्म के रिस्पॉन्स में। नाउ फैटी एसिड कैटाबोलिज्म सेल्स के अंदर कब स्टार्ट होता है, जब आपके सेल्स ग्लूकोज की बजाय अपना मेटाबॉलिज्म शिफ्ट करते हैं किसके ऊपर, फैट्स के ऊपर। नॉर्मली तो ये होता है ना कि सेल्स ग्लूकोज से एनर्जी नीड्स को पूरा करते हैं और फैट्स को स्टोर कर लेते हैं लॉन्ग टर्म एनर्जी यूज के लिए। लेकिन जब कीटोन बॉडीज आपको यूरिन में मिलना शुरू हो जाएंगी तो ये इस चीज़ की इंडिकेशन है कि बॉडी फैटी एसिड को कंज्यूम कर रही है, बल्कि उनको सेव नहीं कर रही। ठीक है, सो सेव करने की बजाय उनको कंज्यूम करना शुरू कर दी, या उनकी जो ब्रेक डाउन या कैटाबॉलिक प्रोसेस हैं उनको इनिशिएट कर दी। और ये किन कंडीशंस में इनकी कैटाबॉलिज्म स्टार्ट होती है, अगर पर्सन डायबिटिक है, अगर वो अल्कोहलिक है, या फिर वो स्टारवेशन या फास्टिंग कंडीशन में है। क्योंकि इन तीनों कंडीशंस के अंदर जो ग्लूकोज की कंजप्शन है सेल वो नहीं कर पाते, और जब ग्लूकोज कंज्यूम नहीं होगा तो इसका मतलब है कि ग्लूकोज के जो अल्टरनेटिव फ्यूल्स हैं वो यूज होंगे, और उन अल्टरनेटिव फ्यूल्स के रिस्पॉन्स में आपके पास ये कीटोन बॉडीज भी बनेंगे। ठीक है, और ये कीटोन बॉडीज अल्टीमेटली यूरिन में जा सकते हैं। नाउ कीटोन बॉडीज को डिटेक्ट करने के लिए आपके पास जो ब्लॉक है उसमें 2 रिएजेंट्स जो हैं वो इम्प्रेग्नेटेड होंगे, जिसमें से एक आपके पास है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, और इसके साथ आपके पास एक अमाइनो एसिड है ग्लाइसिन। ठीक है, इंडिविजुअली ये रिएक्ट नहीं करते, बट इन दी प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडीज, जो कि एसिटिक एसिड भी हो सकती है, एसीटोएसीटेट, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट या एसीटोन, इसकी प्रेजेंस में ये सोडियम नाइट्रोक्लोराइड और ग्लाइसिन जो है ये क्या करते हैं, कलर प्रोड्यूस करते हैं, और उस कलर की इंटेंसिटी यूरिन के अंदर प्रेजेंट कीटोन बॉडीज की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी। जितनी ज़्यादा कीटोन बॉडीज होंगी उतना ही आपके पास जो है वो डार्क कलर प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो कीटोन बॉडीज की प्रेजेंस या एब्सेंस से आप इन 3 कंडीशंस को क्या कर सकते हो, डिफरेंशिएट कर सकते हो। फिफ्थ टाइप ऑफ एनालिसिस जो कि हम यूरिन के ऊपर परफॉर्म करते हैं, ये यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी है। ओके, अब जो फिफ्थ हमने देखना है एनालाइट, वो हमने यूरिन की जो है वो उसके अंदर किसी एनालाइट को नहीं देखना, बल्कि हमने उसका ओवरऑल जो आप कह लें कि कंसंट्रेशन, उसके अंदर जो सल्यूट की कंसंट्रेशन है उनको डिटेक्ट करना है। आप लोगों को याद होगा कि यूरिन एनालिसिस में मैंने स्टार्टिंग में आपसे ये कहा था कि इस केस में आप लोग 3 तरह से जो है वो यूरिन को एनालाइज करते हो। या तो उसका वॉल्यूम और कलर इंस्पेक्ट किया जाता है, या फिर उसके अंदर कुछ सेल्स को देखा जाता है, या फिर उसके अंदर प्रेजेंट है आपके पास जो कुछ बायोकेमिकल जो एनालिसिस हैं, कुछ एनालाइट्स को डिटेक्ट करने के लिए आप उनको यूज करते हो। नाउ स्पेसिफिक ग्रेविटी इज सिमिलर टू दी ऑस्मोलैलिटी, यानी जैसे ही आप ऑस्मोलैलिटी के अंदर सल्यूट की कंसंट्रेशन देखते हो किसी सोल्यूशन के अंदर, किसी सैंपल के अंदर, उसी तरह से स्पेसिफिक ग्रेविटी में भी आप उसके अंदर जो एनालाइट्स हैं, जो सोल्यूट्स हैं, जो सॉल्ट्स हैं, उनकी कंसंट्रेशन को डिटरमिन करते हैं। ठीक है, और एक रेशो कैलकुलेट करते हैं। यानी आपके पास एक नॉन सैंपल है, फॉर एग्जांपल वाटर,
जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कांस्टेंट है, कभी चेंज नहीं हो रही, ठीक है, प्योर वाटर की अगर आप बात करते हो जिसमें आपने कोई एनालाइट ऐड नहीं किया। और दूसरी तरफ आपके पास है टेस्ट सैंपल, वो कोई सा भी सैंपल हो सकता है, इवन वाटर के अंदर अगर आप सॉल्ट ऐड कर लें तो उस केस में वो भी टेस्ट सैंपल के तौर पे यूज हो सकता है, ठीक है। सो स्पेसिफिक ग्रेविटी आप हमेशा किस तरह से लेते हो, इसमें आप हमेशा स्पेसिफिक ग्रेविटी को कैलकुलेट करने के लिए डेंसिटी लेते हो किसी ऑब्जेक्ट की या टेस्ट सैंपल, और उसको डिवाइड करते हो किसके ऊपर, प्योर वाटर की डेंसिटी के ऊपर, जो कि कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही। और जितना ज़्यादा आपके पास स्पेसिफिक ग्रेविटी का चेंज आएगा, उससे आप उसके अंदर प्रेजेंट एनालाइट्स या सोल्यूट की कंसंट्रेशन को डिटेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक स्पेसिफिक जो आपके पास स्पेसिफिक ग्रेविटी का जो रेंज है, जो थ्रेशोल्ड है, वो मिनिमम ऑफ 1.002 और मैक्सिमम 1.035 है, यानी एक नैरो रेंज है। इस रेंज से कम और इस रेंज से ज़्यादा अगर आपके पास जो है वो यूरिन के अंदर सोल्यूट प्रेजेंट होंगे, इसका मतलब है कि उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी चेंज हो जाए। जैसे अगर आप बहुत ही वेल हाइड्रेटेड कंडीशन में हैं, तो इस केस में आपके पास स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी, 1.01 तक भी पहुंच सकती है, आप इसको मज़ीद जो है वो कम देख सकते हो। लेकिन दूसरी तरफ आप देखते हो कि जैसे जैसे आप उस हाइड्रेशन कंडीशन से डिहाइड्रेशन की तरफ आते हो, तो ग्रेजुअली आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी इंक्रीज करती जाती है, 1.01 से 1.02, देन 1.03 और फाइनली 1.03 से भी एक्सीड कर जाती है इन केस ऑफ द स्वेयर डिहाइड्रेशन। बिकॉज इस केस में आपके पास जो वाटर की कंसंट्रेशन है उस टेस्ट सैंपल के अंदर वो कम हो जाएगी और सल्यूट कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। और जितनी सल्यूट कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, इसका मतलब है स्पेसिफिक ग्रेविटी भी क्या होती जाएगी, हाई होती जाएगी, ठीक है। तो जैसे आपने ऑस्मोलैलिटी एनालिसिस किया था, उसी तरह से आप स्पेसिफिक ग्रेविटी के थ्रू भी जो है वो हाइड्रेशन और डिहाइड्रेशन को क्या कर सकते हो, डिटरमिन कर सकते हो। इस केस में सॉल्ट कंसंट्रेशन यूरिन में ज़्यादा है या सॉल्ट कंसंट्रेशन जो है वो नॉर्मल रेंज में। स्पेसिफिक ग्रेविटी के बाद जो नेक्स्ट है आपके पास एनालाइट, वो है डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोटॉन कंसंट्रेशन, ठीक है। प्रोटॉन कंसंट्रेशन विच इज इक्वल टू पीएच। और ये चीज़ सब लोगों को पता है ना कि देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्रोटॉन कंसंट्रेशन एंड पीएच, यानी जितने ज़्यादा प्रोटॉन्स आपके पास किसी सैंपल में प्रेजेंट होंगे, पीएच उतनी ही कम होगी, ठीक है। पीएच आपके पास उस केस में लेस देन 7 होगी। लाइक अगर आपके पास प्रोटॉन कंसंट्रेशन एक्सीड कर गई है तो 6, 5, 4, 3, 2, 1 इस तरह से पीएच ड्रॉप होती जाएगी, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर किसी सैंपल में प्रोटॉन की कंसंट्रेशन बहुत कम है, तो इस केस में आपके पास जो पीएच है वो क्या होती जाएगी, एक्सीड होती जाएगी, अबव 7 हो जाएगी। ये 8, 9, 10, 11 आगे 14 तक जा सकती है। सो इस नेगेटिव लॉग की वजह से आपके पास प्रोटॉन कंसंट्रेशन एंड जो न्यूमेरिकल वैल्यू आती है पीएच, इनके दरमियान इनवर्स रिलेशनशिप है। जितना ज़्यादा कोई सोल्यूशन एसिडिक है, इट मीन्स कि उसमें उतनी ही प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशन है, उतने ज़्यादा प्रोटॉन्स है, उतनी ही उसकी पीएच कम होगी। और इसी तरह से जितना कोई सोल्यूशन बेसिक है, उसमें प्रोटॉन की कंसंट्रेशन कम होगी और पीएच उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। सो ये इनवर्स रिलेशनशिप आपने माइंड में रखना है पीएच कैलकुलेशन के टाइम पे। सो नॉर्मली आप लोगों ने एक जनरल पीएच, आई थिंक सो इससे पहले हम लोगों ने ट्यूब्यूलर फंक्शंस को पढ़ते हुए डिस्कस किया था कि जो नॉर्मल यूरिन की पीएच है वो 5.5 तक होती है, ठीक है। यूजुअली एसिडिक पीएच इसकी होती है, बट देयर आर सम कंडीशंस जिसमें आपके पास जो यूरिन की पीएच है वो क्या होना शुरू हो जाती है, चेंज होना शुरू हो जाती है, अल्कलाइन होना शुरू हो जाती है, जिसमें एक आपके पास कंडीशन है रिनल ट्यूब्यूलर एसिडोसिस। और ये आप लोगों को याद होगा कि रिनल ट्यूब्यूलर एसिडोसिस में हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि आपके जो किडनी के ट्यूब्यूलर सेल्स हैं, ये ट्यूब्यूलर सेल्स
प्रोटॉन्स को एक्सक्रीट नहीं कर पाते। सपोज यहाँ पे आपके पास अगर यूरिन है और यहाँ पे आपके पास प्लाज्मा है, तो इन सेल्स के पास एक्सेसिव प्रोटॉन्स जो मेटाबॉलिक वेस्ट की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, उस प्रोटॉन को इस यूरिन ने एक्सक्रीट करना है बॉडी से बाहर। बट जो ट्यूब्यूलर सेल्स हैं जो कि इसको नॉर्मली एक्सक्रीट करवाते हैं, रिनल ट्यूब्यूलर सेल्स, वो इस टाइम पे फंक्शनल नहीं है किसी भी प्रॉब्लम की वजह से। हमने डिफरेंट रीजंस पढ़ी थी टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 में, कि आपके पास जो है वो डिफरेंट रीजंस की वजह से ये जो प्रोटॉन्स की एक्सक्रीशन है ये यूरिन में नहीं हो पाती। तो अगर यूरिन में नहीं जाएगा तो इसका मतलब है कि जितने भी प्रोटॉन्स हैं वो अक्यूमुलेटेड रहेंगे प्लाज्मा सैंपल के अंदर, और इस केस में आपके प्लाज्मा सैंपल की जो पीएच है वो क्या हो जाएगी, एसिडिक। और इस कंडीशन को या इस एसिडोसिस को हम कहते हैं रिनल ट्यूब्यूलर एसिडोसिस। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि रिनल ट्यूब्यूलर एसिडोसिस में रिनल ट्यूब्यूलर सेल्स के माल फंक्शनिंग की वजह से प्लाज्मा की पीएच कम होगी, प्लाज्मा एसिडिक हो जाएगा, और बिकॉज यूरिन के अंदर प्रोटॉन्स नॉर्मली सिक्रीट नहीं हो रहे, ऐड नहीं हो रहे, सो यूरिन सैंपल के अंदर प्रोटॉन कंसंट्रेशन कम होगी, जिसकी वजह से इसकी पीएच क्या हो जाएगी, इंक्रीज या फिर अल्कलाइन। तो अब आपके पास जो पीएच एक नॉर्मल है 5.5, उससे इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, इवन आपके पास 8 to 9 पे भी जा सकती है इन केस ऑफ स्वेयर कंडीशंस ऑफ रिनल ट्यूब्यूलर एसिडोसिस। ठीक है, सो इस पीएच चेंज को कैसे डिटेक्ट किया जाएगा, डिपस्टिक्स को यूज करते हुए आप इस पीएच चेंज को कैसे ऑब्जर्व करोगे। अब जो प्रोटॉन कंसंट्रेशन को डिटेक्ट करने वाला ब्लॉक है ना, उसमें आपके पास फर्दर 2 पीएच इंडिकेटर्स होते हैं। ठीक है, जिसमें से एक पीएच इंडिकेटर है मिथाइल रेड, जो कि अगर आपके सैंपल की पीएच 4.4 से 6.2 की रेंज में है, इस केस में इसका कलर जो है वो रेड से कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, येलो। यानी एसिडिक कंडीशंस में आपका ये इंडिकेटर यूज होगा। लेकिन अगर आपके प्लाज्मा इसकी यूरिन सैंपल की पीएच एक्सीड कर गई और वो ज़्यादा अल्कलाइन हो गया है, एसिडिक नहीं रही, तो इस केस में आपके पास एक सेकंड इंडिकेटर है। दोनों तरह के इंडिकेटर्स प्रेजेंट होते हैं। इस केस में मिथाइल रेड तो कलर चेंज नहीं करेगा, लेकिन जो सेकंड इंडिकेटर है ब्रोमोथाइमोल ब्लू, ये कलर चेंज करेगा और दिस टाइम ये येलो से ब्लू में शिफ्ट हो जाएगा। सो आप इन दो इंडिकेटर्स को यूज़ करते हुए डिफरेंट प्रोटॉन कंसंट्रेशंस को रिलेट कर सकते हो या उनको डिटरमिन कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट पीएच। सो नेक्स्ट इज प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन यूरिन। और ब्लड को चेक करना कंपैरेटिवली आपके लिए इजी इसलिए है क्योंकि इस केस में आपके पास जो है वो ओवरऑल कलर ही चेंज हो जाता है। आप डायरेक्टली उसको जो है वो इवन माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस से भी डिटेक्ट कर सकते हो कि आपके पास उसमें ब्लड सेल्स प्रेजेंट हैं या नहीं। बट डिपस्टिक्स को प्रेफर किया जाता है इन केस अगर आप उसके अंदर जो ब्लड की प्रोटीन्स हैं लाइक हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, इनकी प्रेजेंस या एब्सेंस को भी देखना चाह रहे हो तब। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये चीज़ याद रखिएगा कि जो हीमेटोयूरिया है या ब्लड की प्रेजेंस यूरिन सैंपल के अंदर, वो हम माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस के थ्रू डिटरमिन करते हैं। जैसे यहाँ पे आपने स्टार्टिंग में देखा था कि बायोकेमिकल एनालिसिस के साथ साथ आप सम टाइम यूरिन की जो है वो माइक्रोस्कोपी भी करते हो, यानी इसके अंदर प्रेजेंस क्रिस्टल्स या सेल्स को देखने के लिए वो बैक्टीरियल सेल्स हैं, वो रेड ब्लड सेल्स हैं, या आपके पास और जो है वो कोई दूसरे जो है वो स्पीशी के प्रोटिस्ट के सेल्स हैं, तो उनको देखने के लिए आप माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस भी यूज़ करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ब्लड सैंपल की प्रेजेंस के लिए आप माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस को प्रेफर करते हैं। ठीक है, बट ब्लड सेल्स के अलावा अगर आपने बैक्टीरियल सेल्स को डिटेक्ट करना है, तो बैक्टीरियल सेल्स के लिए आप एक तो जैसे मैंने अभी बताया कि आप यूज़ कर सकते हो माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस को, और उसके साथ साथ फॉर कंफर्मेशन आप डिपस्टिक्स को भी यूज़ कर सकते हो, बिकॉज इस केस में आपके पास एक बहुत ही एफिशिएंट टेस्ट है जो कि प्योरली डिफ्रेंशिएट कर देगा बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को एक नॉर्मल सैंपल से। बैक्टीरियली इन्फेक्टेड जो सैंपल है उसको आराम से डिफ्रेंशिएट कर देगा बिकॉज ऑफ द एबिलिटी ऑफ एन एंजाइम
जो कि नॉर्मली बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट हो, और वो एंजाइम कौन सा है? रिडक्टेज। इस टेस्ट को पढ़ने से पहले बच्चों एक चीज़ आप अपने माइंड में जो है वो रिवाइज कर लें कि आप लोगों ने शायद इससे पहले ये चीज़ पढ़ी होगी कि जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज हैं या जो बैक्टीरियल स्पीशीज़ हैं, उनके पास कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिनके थ्रू ये नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं, नाइट्रोजन को रिड्यूस कर सकते हैं। कुछ ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लेते हैं, उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद उस नाइट्रेट को कन्वर्ट कर देते हैं या तो अमोनिया के अंदर या फिर नाइट्राइट के अंदर, और नाइट्राइट को फिर फाइनली जो है वो किसी और नाइट्रोजनस कंपाउंड की फॉर्म में रिड्यूस करते जाते हैं। ठीक है, सो नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया, अमोनियम, ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं जो कि ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, अपने एंजाइम्स रिडक्टेसिस की वजह से, नाइट्रोजन रिडक्टेसिस की वजह से क्या करते हैं, इनको रिड्यूस करते हैं, नाइट्रोजन को रिड्यूस करते जाते हैं इनटू दी डिफरेंट फॉर्म। ये एंजाइम ह्यूमन सेल्स के पास नहीं है, ह्यूमन सेल्स में प्रेजेंट नहीं है। सो अगर आप किसी स्पीशी के अंदर अपने जो ब्लड सैंपल है उसके अंदर बैक्टीरिया की प्रेजेंस या एब्सेंस को देखना चाहते हो, आप ये देखना चाहते हो कि आपके उस पर्सन के अंदर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो नहीं था, क्योंकि ऑब्वियसली अगर बैक्टीरिया उसके सेल्स के अंदर होगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगी उसकी यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर, तो कुछ बैक्टीरियल सेल्स हैं वो यूरिन के अंदर भी ऐड होंगे। ऐसे ही है ना, क्योंकि बैक्टीरिया का मल्टीप्लिकेशन रेट बहुत हाई होता है, उनका टर्नओवर रेट बहुत हाई होता है। सो जैसे जैसे वो मल्टीप्लाई होते जाते हैं, उसी तरह से उनकी डेथ, जो डिक्लाइन फेज है, जो डेथ फेज है, वो भी अचीव होती जाती है। तो ये जो बैक्टीरिया यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर प्रेजेंट है, अल्टीमेटली ये यहाँ से यूरिन सैंपल के अंदर भी आ सकते हैं। तो अगर आपने यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन को चेक करना है, उसके लिए आप यूरिन सैंपल लोगे और इसके अंदर प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ बैक्टीरिया इसको चेक करोगे बाय यूजिंग डिप्स्टिक एनालिसिस, जिसमें आपके पास इस केस में जो डिप्स्टिक है उसके पास कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया को इनडायरेक्टली क्या करते हैं, डिटेक्ट करेंगे। और वो कंपाउंड्स एक्चुअली होते कौन से हैं? सपोज ये आपके पास यहाँ पे ब्लॉक है, इसमें एक कंपाउंड आपके पास है आर्सेलेनिक एसिड, ठीक है, और दूसरा कंपाउंड आपके पास है क्विनोलिन। अब रिएक्शन होगा किस तरह से? अगर तो बैक्टीरिया आपके यूरिन सैंपल के अंदर प्रेजेंट है, तो इसका मतलब है कि जो नाइट्रोजनस वेस्ट आप यूरिन में सिक्रीट करते हो, बैक्टीरियाज को यहाँ पे एफिशिएंट टाइम मिल गया था कि वो उस नाइट्रोजनस वेस्ट को क्या करें, रिड्यूस कर दें, क्योंकि उनके पास एंजाइम्स हैं अपनी एनर्जी नीड्स को पूरा करने के लिए। डेफिनेटली बैक्टीरिया यहाँ पे अगर हैं तो वो क्या करेंगे, इस नाइट्रोजन को कंज्यूम करना शुरू कर देंगे, जो नाइट्रोजन आपने यहाँ पे यूरिन में सिक्रीट की है इन द फॉर्म ऑफ यूरिया, उसको नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट करेंगे। और ये नाइट्राइट अगर आपके सैंपल के अंदर प्रेजेंट है तो ये इस चीज़ की इंडिकेशन है कि ये बैक्टीरिया ने प्रोड्यूस की है। ऐसा ही है ना, नाइट्राइट तब तक यूरिन सैंपल के अंदर प्रोड्यूस नहीं होगी जब तक यूरिन सैंपल में बैक्टीरियाज नहीं होंगे। तो एक नॉर्मल पर्सन के ब्लड, अगर आप यूरिन सैंपल को एनालाइज करते हो तो उसके यूरिन के अंदर नाइट्राइट का एग्जिस्ट करना पॉसिबल नहीं है, वहाँ पे सिर्फ आपको यूरिया ही मिलेगा, या जो नाइट्रोजनस वेस्ट आपके पास प्रेजेंट है वो एज इट इज ही रहेंगे। लेकिन अगर इस सैंपल में बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो ये बैक्टीरिया क्या करेंगे, इस यूरिन के अंदर जितना नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको किस में कन्वर्ट करना शुरू कर देंगे, नाइट्राइट में कन्वर्ट करना शुरू कर देंगे। तो नाइट्राइट हमेशा बैक्टीरिया के रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस होगा। और जो डिप्स्टिक में मैंने अभी आप लोगों के सामने दो कंपाउंड्स डिस्कस किए हैं, जिसमें से एक कंपाउंड है आर्सेलेनिक एसिड और दूसरा है क्विनोलिन। ये आर्सेलेनिक एसिड स्पेसिफिकली रिएक्ट करता है विद नाइट्राइट, ठीक है। सो यहाँ पे आप इस रिएक्शन को ऑब्जर्व कर सकते हो कि इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्राइट
आर्सेनिक एसिड कंपोनेंट जो है, उन दो में से पहला कंपोनेंट आर्सेनिक एसिड, इट विल रिएक्ट विद नाइट्राइट, जो कि किसने प्रोड्यूस किया, बैक्टीरिया ने, और इसे कन्वर्ट कर देता है डाईएजोनियम कंपाउंड में। एंड देन आपके पास जो सेकंड है क्विनोलिन, ठीक है, ये क्विनोलिन इस डाईएजोनियम कंपाउंड के साथ रिएक्ट करके क्या चीज प्रोड्यूस करेगा, कलर प्रोड्यूस करेगा। तो अगर आपके सैंपल के अंदर नाइट्राइट प्रेजेंट नहीं है, इट मीन्स कि ये रिएक्शन नहीं होगा, और नाइट्राइट उस केस में प्रेजेंट नहीं होगा जब आपके पास यूरिन सैंपल में बैक्टीरिया एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। सो इनडायरेक्टली बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को डिटरमिन करने के लिए आप इस टेस्ट को यूज करते हो, जिसमें आप इनडायरेक्टली बैक्टीरियाज को मेजर करते हो उनकी एक इंजाइमेटिक रिएक्शन की वजह से, ठीक है, कि वो रिएक्शन की प्रोडक्ट को आप यूज करते हो फॉर दी डायग्नोस्टिक पर्पस। Now last analyte is leukocyte, white blood cell, जिनकी प्रेजेंस आपने यूरिन सैंपल के अंदर देखनी है, ठीक है। और व्हाइट ब्लड सेल या फिर ल्यूकोसाइट की प्रेजेंस आप जो है चेक करोगे बाय यूजिंग एस्ट्रेज एंजाइम, ठीक है, जो कि नॉर्मली किस में प्रेजेंट होता है, व्हाइट ब्लड सेल या ल्यूकोसाइट्स। अब व्हाइट ब्लड सेल्स की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए आपके पास इस केस में जो ब्लॉक है, उस ब्लॉक के ऊपर आपने एक कंपाउंड रखा होता है, लाइक इस केस में आपके पास है इंडोक्साइल कार्बोनिक ईस्टरेज, सॉरी कार्बोनिक ईस्टर, कार्बोनिक एसिड ईस्टर। ये आपके पास जो है वो एक लिंक्ड कंपाउंड है जिसमें ये क्रोमोजिन है, बट दिस क्रोमोजिन इज नॉट फ्री। ये क्रोमोजिन टाइटली बॉन्ड है विद कार्बोनिक एसिड के साथ, और किस तरह से बॉन्ड है, बाय मेकिंग एन ईस्टर बॉन्ड, ठीक है। इस क्रोमोजिन इंडोक्साइल और कार्बोनिक एसिड के दरमियान एक ईस्टर बॉन्ड है, एक ईस्टर लिंकेज है। सो अगर आपके यूरिन सैंपल के अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स या ल्यूकोसाइट्स प्रेजेंट होंगे जिनके पास एक एंजाइम है एस्ट्रेज एंजाइम, ये एस्ट्रेज एंजाइम क्या करेगा, जैसे ही आप इस डिपस्टिक को इसमें इमर्स करोगे, इसमें इंसर्ट करोगे, बिकॉज दिस एंजाइम इज स्पेसिफिक टू क्लीव ईस्टर बॉन्ड, तो ये इस लिंकेज को ब्रेक करेगा, हाइड्रोलाइज करेगा, और इस लिंकेज के ब्रेकेज के बाद आपके पास ये जो क्रोमोजिन है इंडोक्साइल ग्रुप, ये फ्री हो जाएगा, ठीक है। और फ्री होने के बाद ये रिएक्ट करेगा विद एन अदर कंपाउंड जो कि इसी ब्लॉक के साथ प्रेजेंट था, डाईएजोनियम कंपाउंड, ठीक है, डाईएजोनियम सॉल्ट, और उसके साथ रिएक्ट करके क्या चीज प्रोड्यूस करेगा, कलर। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस केस में आपने ग्रेन्युलोसाइट्स या फिर ल्यूकोसाइट के एक एंजाइम ईस्ट्रेज को यूज करते हुए इस ईस्टर लिंकेज को ब्रेक किया, और इस क्रोमोजिन ने फाइनली डाईएजोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्ट करते हुए क्या चीज प्रोड्यूस किया, कलर प्रोड्यूस किया। सो दिस इज हाउ कि आप क्वालिटेटिवली डिफरेंट एनालाइट्स की प्रेजेंस या एब्सेंस को यूरिन सैंपल के अंदर डिटेक्ट कर सकते हो।